देखिए, चीनी उद्योग की चुनौतियाँ। हम चीनी उद्योग या शक्कर का उद्योग हम सभी जगह क्यों नहीं खोल सकते? क्या कारण है? हम देखते हैं राजस्थान में हमें चीनी के उद्योग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ तो प्रतिस्पर्धा होगी नहीं, वहाँ खोल लेना चाहिए। क्या कारण है डियर फ्रेंड्स? और इसमें खोलने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और जब वो उनको निराकरण कर देंगे तो उनको उपाय भी हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं यदि क्वेश्चन में आता है तो डियर फ्रेंड्स, चीनी उद्योग की चुनौती है सबसे पहले कि यह मौसमी है। हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने से। गन्ने क्या हर मौसम में मिल जाते हैं? नहीं, गर्मी के मौसम में तो हमें गन्ना कहीं दिखाई नहीं देता। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मौसमी होना पहली नंबर चुनौती है। जब गर्मी के मौसम में बनती, हम इसको गर्मी के मौसम में हमें कच्चा माल ही नहीं मिलता, तो क्या करेंगे उद्योग का भी, है ना? तो इसका एक तो मौसमी होना। दूसरी चुनौती है इसमें उत्पादन का पुराना और कम कुशल तरीका अपनाया जाना। अभी भी उसी पुराने तरीके पे अटके हुए हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई व्यवस्था नहीं आई है चीनी के उद्योग में कि कोई चेंजेस आए, है ना? तो इसलिए उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता है। तीसरी चुनौती की बात करें कि यातायात में देरी या खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। यदि डियर फ्रेंड्स, गन्ने में क्या होती है, गन्ने में शर्करा पाई जाती है, और गन्ने जैसे ही यदि ज़्यादा दिन तक रखा रहता है गन्ना, तो उसकी डियर फ्रेंड्स शर्करा कमती जाती है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान गन्ना ले जाना है और वहाँ पे उद्योग लगा है। जैसे राजस्थान में हमने खोल दिया चीनी मिल और उद्योग खोल दिया, और गन्ना कहाँ मिल रहा है? बिहार में। तो यहाँ से ले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और यदि टाइम लग गया तो गन्ना की शर्करा धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसलिए उसका इस खोई का इस्तेमाल या फिर बैगेज का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 3 चुनौती जल्दी से बताइए। एक तो इसका मौसमी होना, दूसरा उत्पादन का पुराना और कम कुशल तरीका अपनाया जाना, तीसरी चुनौती यातायात में दूरी होने के कारण उसकी खोई का अधिकतम उपयोग ना कर पाना। आई होप आपको तीनों चुनौतियाँ समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। और इसके निराकरण के उपाय में आप यही लिख सकते हैं कि तरीकों को टेक्नोलॉजी लाई जाए, नई टेक्नोलॉजी, और पास में खोले जाएं, है ना? और मौसम को देखते अनुसार हम उद्योगों को चलाएं इसके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, उद्योगों के प्रकार में हमने कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग देखे थे। कुछ कृषि आधारित उद्योग, कुछ खनिज आधारित उद्योग। तो हमने कृषि उद्योगों के बारे में तो बात कर ली है। चलिए अब बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। तो खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कौन सा उद्योग है? आधारभूत उद्योग है। क्यों माना जाता है इसको आधारभूत उद्योग? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है लोहा। बहुत सारी मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि विकास का सूचक है। ठीक है ना? तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारी मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यह देश के विकास का सूचक है। और इसकी बात करें कि कितना पाया जाता है भारत में, डियर फ्रेंड्स, इस्पात का उत्पादन कच्चे माल के रूप में 32.8 मिलियन टन पाया जाता है। विश्व का इसके इतने में, विश्व में की अपेक्षा देखें डियर फ्रेंड्स, तो 9वें नंबर पे आता है हमारा भारत लोहा इस्पात में। भारत में इस्पात लोहे का इतना बड़ा उत्पादक होते हुए प्रति व्यक्ति की बात करें कि कितनी खपत कर पाते हैं प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में, तो 32 किलोग्राम खपत हो पाता है लोहा इस्पात का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से बताइए, अभी आपने क्या क्या देखा? हमने देखा पहले कि यह आधारभूत उद्योग है क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारी मशीनों में किया जाता है। दूसरा, विकास का सूचक है। तीसरा, हमने 32 मिलियन टन उत्पादन होता है भारत में। चौथी बात हमने क्या देखी? 9वें स्थान पे आता है हमारा भारत लोहा इस्पात में। पांचवी बात हमने देखी, 32 किलोग्राम प्रति वर्ष मिलियन खपत कर पाता है हमारा भारत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, अभी भारत में जो संकलित स्टील प्लांट हैं, उनके अलावा कई छोटे छोटे प्लांट भी लगाए गए हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे
हमने देखा था कि उद्योग जो होते हैं वो तीन चार प्रकार के होते हैं। कुछ निजी, कुछ सार्वजनिक और कुछ संयुक्त उद्योग होते हैं। कुछ सहकारी उद्योग पर लगाए जाते हैं। तो हम देखें सार्वजनिक रूप से, पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक, जिसमें डियर फ्रेंड्स सरकारी उद्योग होते हैं। तो वो कौन से हैं, हम देखें इसका उद्योग कहाँ पे है। तो आपने देखा होगा सेक्टर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है ये? पब्लिक सेक्टर है, उद्योग है। प्राइवेट की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग में कौन सा प्राइवेट है, आप ही बताइए। तो आपने टाटा आयरन स्टील कंपनी सुनी है, वो क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर है ना, और उसमें भी इसका इस्पात का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अधिकतर कहाँ पे लगाए जाते हैं, इसकी अवस्थिति कहाँ है इन उद्योगों की। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अवस्थिति, तो डियर फ्रेंड्स इसका कच्चा माल कहाँ पे मिलता है, आप ही बताइए। तो कच्चा माल हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों का उत्पादन नागपुर का छोटा पठार, जो कि समथिंग झारखंड के पास में है ना। तो झारखंड के पास में इसकी उपस्थिति, क्योंकि वहाँ पे लोहा अच्छी तरह से पाया जाता है, वहीं का एरिया है, पूर्वी साइड का एरिया ज़्यादातर लोहा के लिए विख्यात है। तो वहाँ पे कच्चा माल अच्छे से मिल जाता है। बाजार की व्यवस्था, इसको लाने ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसका सड़ता गलता नहीं है जल्दी लोहा, ठीक है ना। इसमें जंग लग जाती है तो वो तो सालों साल में लगती है, वो पेंट कर दो तो वो भी जंग नहीं लगती है ना। और इसके लिए मशीनें बनानी है तो ऊर्जा तो खपत होगी ही। देखिए चलिए बात करते हैं अपन। भारत में ज़्यादातर लोहे का इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पर मिलेंगे आपको। वही हमने बताया था कि वो इस क्षेत्र में सस्ता लौह अयस्क उच्च क्वालिटी का कच्चा माल प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। और डियर फ्रेंड्स इसमें मजदूरों, श्रम की जो बात की है, तो श्रम में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आसपास मजदूर अच्छी से मिल जाते हैं, सस्ता श्रम मिल जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है, ठीक है ना। और रेल और परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, जैसे माल बन गया, मशीनें बन गई, तो उसको आसानी से हम ले जा सकते हैं, सड़क के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा, कुछ भी द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसी कोई, हाँ, तो यही सब अवस्थिति के लिए यही चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक तो श्रम की, ऊर्जा की, कच्चे माल की और परिवहन की। तो परिवहन भी आसानी से हो जाता है, श्रम भी मिल जाता है, हमने देखा। तो ये कहाँ पे स्थापित है? ज़्यादातर छोटा नागपुर के पठार में। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अभी हम रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन। चलिए देख लेते हैं लोहा इस्पात में चुनौती कहाँ है, क्या रहती हैं, इसका खराब प्रदर्शन का क्या कारण है, और इसको खराब प्रदर्शन से हम किस प्रकार मुक्त करा सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता, ऊंची कीमत होती है। तो श्रमिकों की कम उत्पादकता, जल्दी श्रमिक इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, और उत्पादक क्षमता ज़्यादा नहीं रहती, इनमें मशीनों से काम होता है, और श्रमिक आसानी से इस लोहे को जल्दी से जल्दी काम नहीं कर सकती, क्योंकि लोहा एक भारी उद्योग है, कोई छोटा मोटा नहीं है ना। अनियमित विद्युत की सप्लाई डेली रूप से ना हो पाने, भरपूर ना मिल पाने के कारण भी ऊर्जा नहीं मिल पाती, और ऊर्जा नहीं मिल पाती तो उद्योग के लिए ये प्रॉब्लम है। अविकसित अवसंरचना, अभी ज़्यादातर विकसित नहीं हुई है इसकी अवसंरचना, ये भी प्रॉब्लम है, नई नई चीज़ें नहीं आई हैं, प्रौद्योगिकी नहीं आई है, कारण ये है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी चुनौतियाँ आप लिख सकते हैं, श्रमिकों की कम उत्पादकता, अनियमित विद्युत की सप्लाई कम होना, और अविकसित अवसंरचना, कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता और ऊंची कीमतें होना। आप 4 लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, क्योंकि रिवीजन करते हैं लोहा इस्पात उद्योग का। तो हमने क्या देखा था, यही एक आधारभूत उद्योग है। क्या है फ्रेंड्स? आधारभूत उद्योग है, ठीक है। इसके बाद क्या देखा हमने, भारत में कितना क्यों है आधारभूत, क्योंकि इससे बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि 32 मिलियन टन भारत में इसका उत्पादन किया जाता है, जो कि विश्व में 9वें नंबर में है, और सर्वाधिक उत्पादक होते हुए भारत में इसका 32 किलोग्राम ही प्रति वर्ष खपत हो पाता है, ये हमने देखा। इसके बाद क्या देखा, इसके कुछ है प्राइवेट सेक्टर देखे, कुछ पब्लिक सेक्टर देखे, मतलब कि हाँ इसके दोनों सेक्टर देखे। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी है, वो
प्राइवेट है। इसके बाद हमने एक और देखी थी अभी कंपनी जो कि सरकारी थी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कहाँ पाया जाता था ये भी देखा हमने। तो छोटा नागपुर के पठार के पास ज़्यादा लोहा के उद्योग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाता है। रेल परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो जाती है, सड़क की व्यवस्था है, और इसमें कोई ऊर्जा भी अच्छी मिल जाती है, और ये प्रॉब्लम रही इनकी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लौह इस्पात उद्योग। अब देखिए धातु उद्योग में खनिज आधारित उद्योग में दूसरे उद्योग की बात करते हैं, एल्यूमिनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ठीक है। इस एल्यूमिनियम प्रगलन में होता क्या है, अक्सर मिश्र धातु में बदला जाता है। इसमें धातुओं को शोधन किया जाता है, विभिन्न धातुओं को, फिर उसको मिश्र धातु में बदल दिया जाता है। फिर उस मिश्र धातु का इस्तेमाल किस में किया जाता है, विभिन्न उत्पाद को बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन की बात करें तो इसके प्लांट हमें 8 प्लांट हैं। कितने प्लांट हैं, 8 प्लांट हैं भारत में। अब कहाँ कहाँ हैं वो डियर फ्रेंड्स, देखिए नालको में, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम प्रगलन के हमें क्या मिले हैं, 8 प्लांट मिले हुए हैं। देखिए 2004 में 600 मिलियन टन का उत्पादन किया गया था। एल्यूमिनियम प्रगलन के द्वारा मिश्र धातु बनाई गई थी। इससे मिश्र धातु से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसमें धातुओं का शोधन किया जाता है। क्लियर हुआ। और इसके हमने क्या क्या देखा, इसमें 8 प्लांट हैं। कहाँ कहाँ हमने देखा, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में, हाँ यही तो है, उत्तर प्रदेश में, बस। ठीक है। नालको, बालको वगैरह उड़ीसा में दिखाई देते हैं जो। सो फ्रेंड्स अभी हमने उद्योगों के प्रकार में देखिए जो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार पढ़े थे, हमने 2 प्रकार से कर लिया है। कृषि आधारित उद्योग को भी देख लिया है, जिसमें हमने जूट, कपास, सूती वस्त्र देखे थे, और खनिज आधारित उद्योगों को भी हमने देख लिया, जिसमें इस्पात, लोहा और एल्यूमिनियम के वगैरह हमने उद्योगों के प्रकार पढ़े। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को प्रकार हमने देख लिया। अब हम देखेंगे भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भूमिका के आधार पर है और उपभोक्ता के आधार पर। देखिए फ्रेंड्स भूमिका के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। वो कौन कौन से, एक होते हैं आधारभूत उद्योग और दूसरे होते हैं उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग मतलब जिस उद्योगों के आधार होते हैं कुछ, और उससे दूसरे उद्योग भी चलते हैं। जैसे आपने लोहा इस्पात देखा, ये क्या है, आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इससे दूसरे उद्योग, मशीनें भी बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग इसी से चलते हैं, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा है, तांबा का उद्योग है, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन, इससे बहुत सारे उद्योग इसी से चलते हैं, आधार होते हैं। इसके बाद उपभोक्ता पर आधारित उद्योग, तो डियर फ्रेंड्स वो उद्योग जो कि सीधा सामान ग्राहकों को पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं। मतलब इसमें चीज़ बनाई नहीं जाती है, बनी बनाई चीज़ को सीधे किस पर, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, मतलब लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना वो चीज़। जैसे छोटी छोटी दुकानें होती है, आपने देखा है ना, तो वो फैक्ट्री सीधे सामान लेके आती हैं और सप्लाई करती हैं, उसको हम उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं। आई होप आपको भूमिका आधारित आधार के पर हमने 2 प्रकार के उद्योग देखे, आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, और उपभोक्ता आधारित जैसे चीनी है, कागज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, साबुन आदि। ये क्या है, उपभोक्ताओं तक सीधे सामान पहुंचाने वाले उद्योग को उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए पूंजी के आधार पर उद्योगों को देखें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पूंजी के आधार पर कुछ लघु उद्योग होते हैं, कुछ बृहत उद्योग होते हैं। लघु उद्योग जिसकी पूंजी मतलब 1 करोड़ रुपए से कम हो, और उद्योग हो और जो उद्योगों में का निवेश कितने से हो, 1 करोड़ से ज़्यादा का हो, उसको हम बृहत उद्योग भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो हमने बताया अभी आपको कि पूंजी के आधार पर 2 प्रकार के लघु उद्योग, बृहत उद्योग। जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश होता है उसको लघु उद्योग कहते हैं, और जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी का निवेश हो उसे बृहत उद्योग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स स्वामित्व के आधार पर
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार यदि हम देखें तो उनको हम 4 प्रकारों से बांट सकते हैं। वो कौन कौन से? जैसे पहला हम बोल सकते हैं निजी उद्योग। निजी उद्योग मतलब कि प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। दूसरा आप देख सकते हैं निजी उद्योग के बाद कुछ सरकारी उद्योग भी होते हैं जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरे उद्योग की बात करें तो निजी और प्राइवेट, निजी और सरकारी दोनों को मिलाकर के जो उद्योग खुलते हैं उसको हम जॉइंट सेक्टर भी बोल सकते हैं। और चौथा उद्योग है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि जिसमें कि कच्चा माल देने वाला और कामगार लोग संयुक्त होकर के उद्योग खोलते हैं, उसको ऑपरेटिंग सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। सहकारी सेक्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सभी के बारे में एक एक से बात करते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर हमने बताया था, जिसको हम सरकारी उद्योग भी कहते हैं। जो उद्योग सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं। मतलब उन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, उसमें पूरी पब्लिक का होता है, ठीक है ना। मतलब सरकार का होगा, मतलब इसका सीधे सीधे जैसे सेल है, भेल है और ONGC आदि ये क्या है डियर फ्रेंड्स, ये निजी उद्योग नहीं है बल्कि ये सरकारी उद्योग हैं, ध्यान रखना, ये कंपनी। इसके बाद देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो सेक्टर डियर फ्रेंड्स किसके द्वारा खोले जाते हैं, किसी एक निजी व्यक्ति के द्वारा खोले जाते हैं, उसी को हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं या फिर निजी उद्योग कहते हैं। देखिए, जो किसी उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समूह द्वारा संचालित होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे टिस्को है, रिलायंस है, महिंद्रा है, ये क्या है, किसी एक व्यक्ति ने खोली है, ठीक है ना। और उसका अधिकार किस पर है, एक व्यक्ति का है, इसलिए इसको निजी, मतलब मेरी खुद की निजी है ये बोल देते हैं ना, तो इसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, प्राइवेट है। इसके बाद देखिए हमने बताया था जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मतलब संयुक्त उद्योग, जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और निजी व्यक्ति का, दोनों मिलकर के साझा करके ये उद्योग खोलते हैं, उसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों द्वारा साझा रूप से प्रतिबंधित होते हैं उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक डियर फ्रेंड्स जॉइंट सेक्टर है, संयुक्त उद्योग है। इसके बाद एक और हमने बताया था, कौन सा, ऑपरेटिंग सेक्टर। तो देखिए जिन उद्योगों का प्रबंधन और जिन उद्योगों का प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता और सप्लायर कामगारों या दोनों के द्वारा होता है, मतलब जो कच्चा माल प्रबंध करता है और जो सप्लाई करता है कामगार होते हैं, वो दोनों लोग खोलते हैं। मतलब सहकारी, जैसे आपने देखा जनता कुछ काम करने वाले हो गए और कुछ मिल करके खोल लेना, उसको ऑपरेटिंग सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें ऑपरेटिंग सेक्टर कहते हैं। इसी प्रकार उद्योग में संसाधनों का संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाना, इस सिस्टम में लाभ या हानि के अनुपातिक वितरित होता है। मतलब लाभ हानि कितनी हुई उसके अनुसार ये जिसने खोला था, जिसका पूंजी लगी थी, वो सभी को ये लोग वितरण करते हैं पूंजी को, जब एक इनकम होती है इनकी। तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महाराष्ट्र की चीनी उद्योग। इसका एक उदाहरण है जो कि लिज्जत पापड़, भी आपने लिज्जत पापड़ सुना है, वो सहकारी उद्योग के द्वारा खुला है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, ये भी क्या है, एक अच्छा उदाहरण है ये ऑपरेटिंग सेक्टर समझने का, सॉरी। इसके बाद देखिए, सो फ्रेंड्स, अभी हमने बहुत सारे स्वामित्व के आधार पर, पूंजी के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में आपको बात की। अब देखते हैं लास्ट प्रकार जो कि मात्रा के आधार पर, तो जिसमें मात्रा हल्के उद्योग भी होते हैं कुछ और कुछ भारी उद्योग भी होते हैं। जैसे हल्के उद्योग सॉरी इसका में चला गया है, यहाँ इसको लिखना था, यहाँ उसको लिखना था। ये हल्के उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात, ये तो कच्चा माल भी इनका क्या होता है, भारी होता है। और जब कोई चीज़ बनाएंगे तो वो तो भारी होनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये भारी नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि ये मशीन वो है, इलेक्ट्रॉनिक से बनते हैं जो चीज़ें बहुत सी, जैसे बोर्ड है और कोई टीवी वगैरह है, काम तो बहुत करती हैं लेकिन डियर फ्रेंड भारी नहीं होती हैं और हल्की होती हैं। आई होप आपको मात्रा के आधार पर समझ में आ गया होगा। और कुछ देखिए बात करते हैं रसायन उद्योग की।
तो भारत में रसायन उद्योग की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में रसायन का शेयर 3% है। भारत में जो कुल सकल घरेलू उत्पाद से जो शेयर होता है उसमें से 3% किसका शेयर होता है, रसायन उद्योग का। और भारत में रसायन उद्योग की बात करें एशिया में, तो भारत का कौन सा स्थान है पता है आपको, तीसरे नंबर पे आता है हमारा भारत। एशिया जैसे महाद्वीप बहुत सारे 7 महाद्वीप है जिसमें कि एशिया बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका उससे भी बड़ा है, अफ्रीका एशिया, तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका ये क्या है, महाद्वीप है, यूरोप, ठीक है ना। तो एशिया के अंदर भी बहुत सारे देश आते हैं जैसे जापान वगैरह। तो डियर फ्रेंड्स, उसमें यदि बात करें तो हमारा भारत है कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, किसमें, रसायन उद्योग में। इसके बाद यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारा भारत आता है किसमें, 12वें नंबर पे आता है हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में, और एशिया में 9वें नंबर पे आता है। और क्या देखा हमने, 30 सकल घरेलू उत्पाद का 3% शेयर होता है रसायन से। अब रसायन उद्योग के डियर फ्रेंड्स 2 प्रकार होते हैं, कुछ होते रसायन कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं, ठीक है ना। दोनों के बारे में अपन डिटेल से रसायन उद्योग, देखिए रसायन उद्योग की बात करें तो ये भी 2 ही प्रकार का होता है। अभी आप बोलेंगे कि सब आप 2-2 प्रकार के बताइए, वही एक उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर हमने 4 प्रकार देखे थे, बाकी जो भूमिका के आधार पर 2 प्रकार के, मात्रा के आधार पर हल्की भारी 2 प्रकार के, कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के, खनिज और कृषि आधारित उद्योग। इसी प्रकार रसायन के आधार पर 2 प्रकार के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। 4 प्रकार के हमने स्वामित्व के आधार पर बस देखे थे, जैसे निजी सेक्टर, जो प्राइवेट, ज्वाइंट संयुक्त, सरकारी मतलब पब्लिक सेक्टर, और जिसको हम ऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी सेक्टर के बारे में हमने देखा था, ठीक है ना। तो रसायन के आधार पर भी कार्बनिक अकार्बनिक के बारे में देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल, एल्काली सोडा, एस, कास्टिक सोडा, ये क्या है, अकार्बनिक रसायन है, ठीक है। इसके बाद देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल अधिकतर कहाँ पे किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट और डाई में किया जाता है। सोडा ऐश का इस्तेमाल कांच, साबुन और कागज़ वगैरह डियर फ्रेंड, डिटर्जेंट, कागज़ आदि बनाने में किया जाता है, सोडा ऐश का इस्तेमाल, ठीक है ना। इसका डिटर्जेंट और कागज़ बनाने में किया जाता है सोडा ऐश का। अब देखिए अपन देखते हैं कार्बनिक उद्योग के बारे में। तो कार्बनिक उद्योग का अभी हमने अकार्बनिक उद्योग देखा जिसमें कि एल्काली, सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अब देखते हैं कार्बनिक एसिड में। तो डियर फ्रेंड, कार्बनिक रसायन में हम देखें तो पेट्रोकेमिकल्स किस श्रेणी में आता है, कार्बनिक रसायन में आता है। पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल आखिर किया कहाँ जाता है, तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, दवा आदि बनाने में किया जाता है। मतलब सिंथेटिक फाइबर बनाना है तो पेट्रोकेमिकल लगेगा, और रबर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह बनाने में सिंथेटिक, तो इसमें पेट्रोकेमिकल का लगता है। और पेट्रोकेमिकल क्या है, ये कार्बनिक रसायन है। देखिए कार्बनिक रसायन फैक्ट्रियों, तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल प्लांट के आसपास ही मौजूद होते हैं। क्या, कार्बनिक रसायन जो होते हैं कि फैक्ट्रियाँ अधिकतर तेल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट के आसपास ही मौजूद होती हैं। रसायन उद्योग ही अपना सबसे बड़ा ग्राहक होता है इसका, कार्बनिक रसायन का। देखिए उर्वरक उद्योग, जैसे हमने जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले, जिससे फसलों की पैदावार ज़्यादा हो, क्या ऐसे कोई उद्योग हैं भारत में। हमने डीएपी और डीएपी, यूरिया का नाम आपने सुना होगा, गोबर खाद भी डाली जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये चलिए इनके बारे में बात करते हैं, क्या भारत में कहाँ कहाँ कितने उद्योग हैं भी या नहीं है, चलिए बात करते हैं। तो उर्वरक उद्योगों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, जिसको हम यूरिया कहते हैं, उर्वरक और फास्फेटिक उर्वरक, अमोनिया फॉस्फेट और कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादन होता है। कौन कौन का उत्पादन होता है भारत में डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, फास्फेट, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स सब मिलाकर के उर्वरक का उत्पादन किया जाता है भारत में।
अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का समावेश होता है। जो कॉम्प्लेक्स उर्वरक होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं? नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। भारत के पास वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल के लायक पोटास या पोटेशियम उत्पादन के भंडार नहीं है। अब इसमें हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स उर्वरक होता है, बनाया जाता है, जिसमें कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास होता है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फेट तो मिल जाते हैं, लेकिन मिलता नहीं है पोटास। भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है, भंडार नहीं है। इसलिए यह पोटास डियर फ्रेंड्स कहाँ से भारत दूसरे देशों से आयात करता है। क्लियर? हमने क्या देखा? हमने देखा कि उर्वरक के क्षेत्र में नाइट्रोजन, फास्फेट और अमोनिया और कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादन भारत में किया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स उर्वरक में हमने देखा था पोटास लगता है, और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फेट लगता है। तो पोटास तो हमारे भारत में होता नहीं है, उत्पादन नहीं किया जाता है, इसलिए भारत से दूसरे देशों से मंगाया जाता है। आपको क्लियर हुआ उतना? इसके बाद देखिए, भारत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में नाइट्रोजन का जो उर्वरक है, पोटास तो होता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का विश्व में तीसरे नंबर का स्थान है हमारे भारत में, इतना ज़्यादा उत्पादक होता है। यहाँ पे बात करें तो 57 खाद कारखाने हैं। कितने हैं? 57 खाद के कारखाने हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादन यहाँ पे होता है। कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था फास्फोट और फास्फोट, नाइट्रोजन और पोटास लगता है। पोटास नहीं होता है, वो बस मंगवा लेते हैं, बाकी पूरा यहीं पे बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा उर्वरक। इसमें हमने देखा कि 57 खाद के कारखाने भारत में उपस्थित हैं। क्लियर? देखिए डियर फ्रेंड्स, सीमेंट उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो सीमेंट एक कौन सा उद्योग है? सबसे पहले ये भारी उद्योग है। जैसे हमने देखा था उद्योग दो प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर, एक हल्के उद्योग होते हैं, दूसरे होते हैं भारी उद्योग। तो ये कौन सा उद्योग है? भारी उद्योग है। जैसे चूना एक भारी उद्योग है। चूना पत्थर, सिल्का, एल्यूमिनियम, जिप्सम। ये डियर फ्रेंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर सीमेंट के उद्योग आपको गुजरात में मिलेंगे। अब गुजरात में क्यों? क्योंकि वहाँ की परिस्थिति सही है। क्यों यहाँ कारखाने गुजरात में ज़्यादा इसलिए मिलते हैं क्योंकि गुजरात में बंदरगाह निकट है। क्योंकि बंदरगाह निकट है, और इससे बंदरगाह निकट होने से क्या होता है? क्योंकि हमारे यहाँ का सीमेंट दूसरे देश में निर्यात होता है, जाता है, जैसे अफ्रीका वगैरह। तो इससे क्या होता है? बंदरगाह निकट होने के कारण इससे वो जहाज़ होते हैं ना पानी के, उससे आसानी से ये चला जाता है, परिवहन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए ये उद्योग कहाँ पे ज़्यादातर मिल जाते हैं आपको? बंदरगाह के निकट गुजरात में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्वालिटी में सुधार के बाद भारत में सीमेंट को पूर्वी एशिया, गल्फ, अफ्रीका, दक्षिण एशिया में अच्छा बाजार मिल जाता है, और उत्पादन और निर्यात के मामले में यह उद्योग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा उत्पादन भी होता है सीमेंट का उद्योग का, और डियर फ्रेंड्स इसका निर्यात भी किया जाता है। कहाँ? हमने अभी इस वाले देश में देखा, इसलिए ज़्यादातर यह उद्योग कहाँ पे मिलता है? गुजरात में मिलता है। कौन सा उद्योग है? भारी उद्योग है। इतना ही देखा ना, इसमें 3 चीज़ ध्यान रखना आप। इसमें गुजरात के पास है, भारी उद्योग है, और इसका पूर्वी गल्फ के साथ, अफ्रीका देशों के साथ इसको अच्छा बाज़ार मिल जाता है, निर्यात किया जाता है क्वालिटी के कारण। अब ये बात देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग की। सबसे ज़्यादा वर्चस्व में छाया हुआ उद्योग मोटर गाड़ी उद्योग। हम देखते हैं हर एक घर में, हर एक इंसान के पास गाड़ी तो चाहिए। अभी हम देखते हैं, हमें कहीं भी जाना होता है गाड़ी से जाते हैं। जब बस चल रही है डियर फ्रेंड्स, तो गाड़ी से काहे जाते हो? आप ही सोचिए, इतने सारे लोग बस में जाते हैं, यदि सब लोग गाड़ी ले जाएं तो इससे कितना वायु प्रदूषण होगा, जरा बताइए। जब बस वहीं तक जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, तो आप कहीं नहीं जा रहे, का इमेज घट रही है का आपकी? इसके बाद देखिए, इसी का परिणाम, यदि हमें 2 पग भी जाना है ना, तो हमें गाड़ी चाहिए। हम ऐसे तो जाते ही नहीं हैं, हमारी तो इमेज घट जाती है, और साथ में फिर क्या होता है? फिर उसका परिणाम आपको पता ही है, मोटापा, पेट बढ़ना। फिर करवाइए, उसके लिए भी गाड़ी लेके जाइए डॉक्टर के पास, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए इस उद्योग के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था, इसलिए थोड़ी सा बनता है ना। देखिए, मोटर गाड़ी उद्योग। आज भारत के लगभग हर प्रकार की मोटर गाड़ी बनाई जाती हैं।
विभिन्न प्रकार की, हमें ये वाली चाहिए, हमें वो वाली चाहिए, हमें तो ये पसंद नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है ना, ऐसे बोलते रहते हैं लोग गाड़ियों के लिए। 1991 में उदारवादी नीतियों के बाद कई बदलाव लाए गए। मोटर गाड़ी कंपनी ने भारत में काम करना शुरू कर दिया था। कब? 1991 के बाद। देखिए, भारत में मोटर गाड़ी के लिए अच्छा बाजार बन गया है भारत। अभी भारत में कार और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के 15 निर्माता हैं। कॉमर्शियल व्हीकल के 9 निर्माता है। दोपहिया वाहन के 15 निर्माता उद्योग हैं। देखिए, मोटर गाड़ी उद्योग का यदि हम केंद्र की बात करें तो कहाँ पे है? जैसे दिल्ली आपने सुना होगा, मुंबई आपने सुना होगा, पुणे सुना होगा, है ना, और हाँ, चेन्नई वगैरह, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर, जमशेदपुर, आदि स्थानों में इसके क्या है, मोटर गाड़ी उद्योग के केंद्र हैं, मुख्य केंद्र माने जाते हैं। तो मोटर गाड़ी उद्योग की शुरुआत की बात करें तो कब से शुरुआत हुआ था? 1991 में उदारवादी नीतियों के बाद मोटर गाड़ी का काम शुरू हुआ था, है ना। इसके बाद इसके केंद्र की बात की हमने। विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं अभी हाल ही में। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की। देखिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी, आज हम देखते हैं सूचना के मामले में इसके डियर फ्रेंड्स सर्वाधिक विकसित उद्योग माना जाता है। अभी वर्चस्व में छाया हुआ, हम देखते हैं इसने कैसे रफ्तार पकड़ी, कैसे डियर फ्रेंड्स जन हम देखते थे पहले लोग खत्म हो जाते थे, इसके बाद भी लोग 13 दिन में जा पाते थे, क्योंकि पहले खत्म हुआ, फिर उसको चिट्ठी लिखी गई, फिर कबूतर के मुंह में लपेटी गई, फिर बाद में जा कर के वो कबूतर दिया, फिर वो डियर फ्रेंड बैलगाड़ी से लेकर के आते थे। तो डियर फ्रेंड्स 13 दिन तो लगना ही है। अब तो 13 मिनट मुश्किल है। यदि 13 मिनट लग गया तो लगा क्यों, रिप्लाई नहीं आया, यदि 13 मिनट हो गए किसी का भी तो पता चले कि लड़ाई हो जाए, है ना, कि आपने रिप्लाई किया नहीं तो क्यों नहीं किया। इतना ज़्यादा विकसित हुआ है। 13 दिन की कौन कहे, अब 13 मिनट नहीं लगता, 1 सेकेंड के अंदर रिप्लाई चाहिए। ये है सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से रफ्तार होना। अभी की बात है, पहले चिट्ठियों में काम चलता था जब हम बहुत छोटे छोटे थे। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मुख्य केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? है अभी बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? तो हम देखते हैं जो बेंगलुरु है ये हमारे कर्नाटक में है, ठीक है ना। इस उद्योग का मुख्य अन्य केंद्र की बात करें तो मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर आदि स्थानों में आपको इसके अन्य केंद्र भी मिल जाते हैं। मुख्य केंद्र बेंगलुरु में है, ठीक है, कर्नाटक। देखिए, इस उद्योग ने भारी संख्या में लोगों को रोजगार दिया है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब इसका इतना ज़्यादा विस्तार हो रहा है, बढ़ावा है, हर क्षेत्र में हम देखते हैं हर घर में एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है, और हर एक घर तो ठीक ठाक है, बच्चा के पास मोबाइल है इस टाइम पे। तो डियर फ्रेंड्स तो बनने में उद्योग तो होंगे, और डियर फ्रेंड्स जब उद्योग होंगे तो डियर फ्रेंड्स उसमें काम करने वाले लोग भी होंगे, और काम करने वाले लोग होंगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला हुआ कि नहीं हुआ? तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग यही है। देखिए, 31 मार्च 2005 तक 10 लाख से अधिक लोग सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यरत हैं। यदि 10 लाख लोग कब? 2005 में। हाल के वर्षों में BPO में तेजी से वृद्धि हुई, इसलिए इस सेक्टर में विदेशी मुद्रा की भी अच्छी कमाई हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा सूचना प्रौद्योगिकी में? इसका मुख्य कोर बेंगलोर में है, और इसके बाद हमने देखा सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2005 में इसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा था, 10 लाख के करीबन अधिक लोग इसमें लगे हुए थे, और इससे विदेशी मुद्रा का भी आगमन हो रहा है। आई होप आपको सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चले आगे। देखिए, अच्छी कमाई हो रही है इससे। अब देखते हैं औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। तो डियर फ्रेंड्स, औद्योगिक प्रदूषण, अब जितने उद्योग होंगे उससे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण होते ही हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण,
तापीय प्रदूषण, इस प्रकार के प्रदूषण बहुत सारे उद्योगों से होते हैं, ठीक है ना। कुछ ही उद्योग हैं जिससे प्रदूषण ना होता हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रदूषण फिर भी होता ही होगा। हमने देखा किसी भी चीज़ के अच्छे रिजल्ट होते हैं तो डियर फ्रेंड्स बुरे रिजल्ट उसके गिफ्ट में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जिसके अच्छे होते हैं बुरे कम होते हैं, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है बुराई को, और अच्छाई को अपन देख लेते हैं, लेकिन बाद में इसके जब बुरे रिजल्ट आते हैं तब समझ में आता है। जैसे मोबाइल के आगे अच्छा तो है, काम तो करता है, लेकिन अब दिन भर मोबाइल में घुसे रहो, एक ही काम है लोगों के पास। शादी का बंधन टूट जाए, लेकिन मोबाइल का बंधन टूटने वाला नहीं है, हम देखते हैं आजकल, है ना। तो वही है, तो कुछ भी हो जाए यही है, किसी न किसी कहीं ना कहीं इसके साथ साथ हम देखते हैं दिन भर मोबाइल चलाने से इसके बैड रिजल्ट हमारी आई पर प्रभाव पड़ता है, हमारे माइंड पर प्रभाव पड़ता है, ये होता है, ठीक है ना। और भी प्रदूषण होते हैं, हाँ, बहुत सारे रिएक्शन वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, इससे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए प्रदूषण में यद्यपि हमारे उद्योगों की हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। एक तो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में बस भूमिका नहीं है, इसकी प्रदूषण में भी है, खराब चीज़ों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकती पर अहम भूमिका है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यद्यपि उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि प्रदूषण को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि इससे कौन कौन प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं। तो हमने बताया ना आपको 4 प्रकार के प्रदूषण हम देखेंगे, कौन कौन से, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। और एक और है तापीय प्रदूषण या फिर और एक और मृदा प्रदूषण। इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण उद्योगों से होते हैं। अब देखिए जल प्रदूषण के बारे में बात करें तो उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को नदी में छोड़ा जाता है। उद्योगों से जो कचरा वाले पदार्थ हैं, खराब पानी निकलता है क्योंकि पानी तो लगता है, उससे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके साथ में धो के निकाले जाते हैं, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं कुछ, उनको कहाँ पे छोड़ दिया जाता है, उसकी नाली लगा दी जाती है नदी से। अब नदी में लगा दी डियर फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, नदी का पानी भी खराब हो गया। आप ही बताइए, आप 1 लोटा पानी लीजिए, उसमें कचरा डाल दीजिए, कहीं खराब पानी, तो क्या वो पीने लायक रहेगा? अभी तो वो बस खराब था, वो दूसरा वाला पानी यदि हमने उसमें मिला दिया तो वो भी खराब हो गया, है ना। और फिर वो नदी कहाँ से मिलती है? सागर से मिलती है। तो बढ़ता गया प्रदूषण एक दूसरे से। इसके बाद देखिए कुछ उद्योग जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं कृत्रिम, ये भी क्या है, प्रदूषण फैलाते हैं, जल प्रदूषण में मिला दी जाती हैं। इसके कारण प्रदूषण फैलता है जो कि कार्बनिक है। इसके बाद देखिए वायु प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। तो वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में गैसों की उपस्थिति, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु का प्रदूषण बढ़ाती हैं। हम देखते हैं अधिक अनुपात में उद्योगों से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें बहुत सारी गैस मिली होती है, जिसके कारण ये सर्वाधिक हानिकारक है, लंग्स में हमारी हानिकारक पहुंचाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत हानिकारक गैस हैं, और ये गैसें कहाँ मिल जाती हैं, हमारी वायुमंडल में, वायु में मिल जाती हैं, और जब हम सांस के रूप में इनको अंदर ले जाते हैं तो उसके बैड रिजल्ट सामने आते हैं, कहीं हमको सांस लेने में दिक्कत, कहीं खांसी आना, कहीं विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, है ना, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। देखिए ध्वनि प्रदूषण, अब कोई भी उद्योग होगा तो आप उद्योग के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ खटर पटर कुछ ना कुछ हो ना, कोई ना कोई ध्वनि ना निकले, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से हमारा माइंड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हमें श्रवण अक्षमता हो जाती है, हम फिर मध्य आवाज़ तो सुन ही नहीं पाते हैं, ज़्यादा तेज और खिन्नता आने लगती है, मतलब चिड़चिड़ापन, उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप जैसे अन्य कारक भी, व्यथाएं भी बढ़ जाती हैं इस ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसीलिए हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस कहाँ होते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में होते हैं, गार्डन वगैरह में होना चाहिए, आसपास ये सब देख लेना चाहिए कि आसपास कोई, यहाँ पे कोई फैक्ट्री तो नहीं लगी है जिससे बच्चों का चिड़चिड़ापन आए, वो पढ़ ही ना पाए, एकाग्रता ना आए, उत्तेजना ही रही आए, है ना, और उनमें ध्वनि में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो। इसके आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा तीनों प्रदूषण।
देखिए फ्रेंड्स, तापीय प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। अब ये तापीय प्रदूषण क्या है? परमाणु ऊर्जा के संयंत्र जो होते हैं, उससे अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र उत्पादन कारखानों से जो शस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बंदूक वगैरह ये बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनसे डियर फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे कि अभी 1900, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था और 1999 में, ठीक है ना, जिसके तहत विभिन्न शास्त्रों का निर्माण करवाया गया था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो डियर फ्रेंड्स, ये अक्सर कहाँ पे करवाए जाते हैं? पोखरण साइड करवाए जाते हैं, राजस्थान के इलाके, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स आसपास के इलाके में, जहाँ पे बंजर भूमि हो, जहाँ आसपास के इलाके में कोई ना रहता हो, सुनसान जगह पे। इसलिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, बहुत ज़्यादा खतरे से भरे होते हैं, है ना। ऐसी तो नहीं बन जाती बंदूकें वगैरह या कुछ भी, उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स ये उद्योग इसलिए दूर लगाए जाते हैं जहाँ जन आबादी से। इससे क्या हो जाता है? कैंसर जैसी बीमारी फैलती है, जन्मजात कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं, ठीक है ना। कैंसर इसकी तो मेन बीमारी है तापीय प्रदूषण की। देखिए, बात करते हैं उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम की। हम क्या उद्योगों से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसकी कोई रोकथाम की जा सकती है? कोई युक्ति है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम अपना बताते हैं, ठीक है ना। आपको कुछ सूझ रहा है, आप बता सकते हैं, हम तक पहुंचाइए, हम बच्चों तक और भी लोगों तक पहुंचाएंगे यदि कोई अच्छी बात है तो देखिए, जल का पुनः चक्रीकरण होना चाहिए। यदि कोई जल एक बार यूज कर लिया गया है तो अपन पुनः चक्रीकरण करके उसे ताज़े पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि थोड़ा बहुत गंदा है तो उसको हम चक्रीकरण कर सकते हैं, रिसाइकलिंग जिसे बोलते हैं, है ना। उसमें पानी शुद्ध हो जाता है, खराब निकल जाता है। वर्षा जल का अपन संग्रहण कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हम देखते हैं वर्षा का जल बहाव के द्वारा क्या छोटे छोटे उस नदियों में भर जाता है, छोटे छोटे नालों में, और फिर बाद में बाष्प बन के ऊपर ही उड़ जाता है। तो उसको हम रोक सकते हैं। वर्षा जल का बह जाता है कहीं भी, उसको हम एक जगह पे, हम वर्षा जल को, जैसे हम देखते हैं तमिलनाडु में ये व्यवस्था कर दी गई है कि हर घर में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। जो छतों का जल है उसे नीचे एक गड्ढे में क्या रख लिया जाता है और फिर बाद में उसका यूज़ करते रहिए। इससे पानी का नीचे का वाटर लेवल भी ऊपर रहता है ना। इससे हम देखते हैं आसपास में यदि कुआं भी खुदवाएंगे अपन तो उसका पानी अच्छे से निकलेगा, वरना हम देखते हैं हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं निकलता। बोर कितने सारे हो गए हैं, यहाँ घरंगत बोर है, लेकिन हो सके पता चले पानी नहीं निकल रहा है, वाटर लेवल भी सही आता है और उसका हम यूज़ भी कर पाते हैं, है ना। वर्षा जल का संग्रहण, गर्म पानी और अपशिष्ट, और इससे हम वर्षा जल का संग्रहण करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जा सकते हैं, उद्योगों के लिए काम ले सकते हैं। और गर्म पानी और अपशिष्टों को समुचित उपचार के बाद ही नदियों तालाब में छोड़ना चाहिए। जैसे हम उद्योगों से पानी निकलता है, कचरा भरा पानी, और उसको हम डायरेक्ट नालियों के द्वारा बहा करके नदियों में ही क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इससे क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स, नदी का पानी भी प्रदूषित हो जाता है, तालाब का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए पहले उसका रिसाइकिल करके बाद में मिला दीजिए। आप उसको साफ तो कर लीजिए, कचरा को बाहर करिए और उस पानी को मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता है। और डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं पर्यावरण, इसको अपन रोक सकते हैं, अपना अपना तरीका आप बता सकते हैं। इसको हमने